नमस्कार। जीएसटी का नाम तो हम सबने सुना है, पर क्या हम जानते हैं कि जीएसटी की आत्मा क्या है? आज हम जीएसटी के सबसे जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम शॉर्ट में आईटीसी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या, कैसे काम करता है और क्यों ये पूरे टैक्स सिस्टम की जान है। तो हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक कैफे से, जहां शाश्वत और आरव बैठे हैं। शाश्वत अपने चारों तरफ की चहल पहल देखकर कहता है, यार दिल्ली कितनी जिंदा दिल है। हर गली एक बाजार की तरह है, हर कोई कुछ खरीद रहा है, कुछ बेच रहा है। और बस यहीं से हमारे आज के टॉपिक की बुनियाद पड़ती है। अब जरा सोचिए, जब कोई एक चीज एक हाथ से दूसरे हाथ फिर तीसरे हाथ में जाती है, यानी बार बार खरीदी और बेची जा रही है, तो क्या उस पर हर बार टैक्स लगना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो उस चीज की कीमत आखिरी ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते तो आसमान छू लेगी। इसी को कहते हैं टैक्स पर टैक्स लगना या डबल टैक्सेशन की समस्या। तो इस बड़े उलझन का, इस डबल टैक्सेशन की समस्या का हल क्या है? जवाब है एक बहुत ही शानदार सिस्टम, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जीएसटी का वो जादुई फीचर है जो पक्का करता है कि टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगे, यानी किसी चीज की कीमत में जितनी बढ़ोतरी हुई, टैक्स भी सिर्फ उसी पर लगेगा। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में, जब कोई बिजनेस अपनी खरीदारी यानी इनपुट्स पर जीएसटी देता है, तो वो टैक्स उसके खाते में एक क्रेडिट की तरह जमा हो जाता है। बाद में जब वो अपनी बिक्री यानी आउटपुट्स पर जीएसटी कलेक्ट करता है, तो वो इस जमा हुए क्रेडिट का इस्तेमाल अपनी टैक्स देनदारी चुकाने के लिए कर सकता है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं और सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लीजिए एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने 1 लाख रुपए की नोटबुक्स खरीदी और उस पर 18,000 रुपए का जीएसटी चुकाया। ये 18,000 रुपए हो गया उसका इनपुट टैक्स। अब उसने ये नोटबुक्स आगे 1.5 लाख रुपए में बेच दी और ग्राहक से 27,000 रुपए जीएसटी वसूला। ये 27,000 रुपए हो गया उसका आउटपुट टैक्स। अब पॉइंट ये है कि उसे सरकार को पूरे 27,000 रुपए नहीं देने हैं। वो अपने आउटपुट टैक्स में से अपना इनपुट टैक्स यानी 18,000 रुपए घटा देगा। तो 27,000 माइनस 18,000 बचे 9,000 रुपए। वो सिर्फ यही 9,000 रुपए सरकार को जमा करेगा। ये जो 9,000 रुपए हैं, ये असल में उसके 50,000 के मुनाफे पर लगा टैक्स है। यही तो है आईटीसी का कमाल। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि आईटीसी क्या है, पर अब अगला बड़ा सवाल ये है कि इसका फायदा उठा कौन सकता है? क्या हर कोई इसे क्लेम कर सकता है? चलिए आगे बढ़कर देखते हैं। देखिए, आईटीसी क्लेम करने की सबसे पहली और ज़रूरी शर्त है कि बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और दूसरी शर्त कि जो सामान या सर्विस खरीदी गई है वो बिजनेस के काम में ही इस्तेमाल हो रही हो। इसका मतलब जो छोटी दुकानें रजिस्टर्ड नहीं हैं या जो कंपोजिशन स्कीम में है, वो इसका लाभ नहीं ले सकते। और सबसे ज़रूरी बात, हम और आप यानी अंतिम उपभोक्ता आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम चीज़ को आगे बेच नहीं रहे बल्कि इस्तेमाल कर रहे हैं। टैक्स की चेन हम पर आकर खत्म हो जाती है। अब सवाल उठता है कि ये सारा हिसाब किताब, ये क्रेडिट आया, ये देनदारी बनी, ये सब मैनेज कैसे होता है? इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर हर रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए 3 तरह के डिजिटल खाते या लेजर बनाए जाते हैं। ये पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। ये 3 लेजर हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ये आपकी कुल टैक्स देनदारी का हिसाब रखता है कि आपको कितना टैक्स देना है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसे आप अपना आईटीसी का पर्स या गुल्लक समझ सकते हैं, जहां सारा क्रेडिट जमा होता है। और तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जहां से आप असली पैसा जमा करके टैक्स चुकाते हैं। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है ये वॉलेट एनोलॉजी। मान लीजिए लायबिलिटी लेजर आपका बिल है जो आपको चुकाना है। क्रेडिट लेजर आपका क्रेडिट कार्ड है जिसमें पहले से कुछ क्रेडिट पड़ा है। और कैश लेजर आपका बैंक अकाउंट है। अब बताइए, जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो सिस्टम पहले क्या इस्तेमाल करेगा? जाहिर है क्रेडिट कार्ड। और अगर क्रेडिट कार्ड से पूरा बिल नहीं चुका तो बाकी का पैसा बैंक अकाउंट से जाएगा। इस उदाहरण में देखिए, बुकलैंड ट्रेडर्स की कुल देनदारी यानी बिल है 18,000 रुपए का। अब सिस्टम सबसे पहले चेक करेगा क्रेडिट लेजर यानी क्रेडिट कार्ड। वहां 8,000 रुपए का आईटीसी मौजूद है। सिस्टम अपने आप ये 8,000 रुपए इस्तेमाल कर लेगा। अब देनदारी कितनी बची? 10,000 रुपए। ये बची हुई रकम अब कैश लेजर यानी बैंक अकाउंट से चुकाई जाएगी और बस देनदारी हो गई 0।
अब ये सिस्टम सुनने में तो बड़ा सीधा और लॉजिकल लगता है ना? पर इसमें कुछ जरूरी नियम और अपवाद भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर तरह की खरीद पर आईटीसी मिल ही जाएगा। कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। आईटीसी क्लेम करने के लिए ये 5 शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। आपके पास पक्का टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, सामान या सर्विस आपको मिल चुकी हो, आपके सप्लायर ने सरकार को टैक्स चुका दिया हो और आपने अपना जीएसटी रिटर्न फाइल किया हो। और हाँ, ये 5वां पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आपको अपने सप्लायर को 180 दिनों के अंदर पेमेंट करनी होगी। अगर नहीं की तो जो आईटीसी मिला था वो सरकार आपसे वापस ले लेगी। अच्छा, एक और मजेदार सिचुएशन। मान लीजिए कोई चीज जैसे एक लैपटॉप बिजनेस और पर्सनल दोनों कामों में इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या होगा? नियम कहता है कि आईटीसी सिर्फ उतनी ही हिस्से पर मिलेगा जितना वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल फेयर है। और अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर, ब्लॉक्ड क्रेडिट। इसका मतलब है कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जिन पर सरकार आईटीसी नहीं देती, भले ही वो बिजनेस के लिए ही क्यों ना हो। जैसे कि गाड़ी खरीदना, खाने पीने का खर्च, किसी क्लब या जिम की मेंबरशिप या कर्मचारियों के लिए ट्रैवल बेनिफिट्स। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि इन पर आईटीसी अलाउड नहीं है। तो इन सारे नियमों और उदाहरणों के बाद चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर ये आईटीसी इतना जरूरी क्यों है? इसका मकसद क्या है? जैसा कि शाश्वत को समझ आया, आईटीसी ही वो चीज है जो जीएसटी को निष्पक्ष और असरदार बनाता है। ये पक्का करता है कि कोई भी एक ही चीज पर 2 बार टैक्स ना दे। हर बिजनेस सिर्फ अपनी वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स देता है, जिससे टैक्स का बोझ बेवजह नहीं बढ़ता। और आरव की बात बिल्कुल सही है। आईटीसी असल में जीएसटी की रीढ़ की हड्डी है। इसी के वजह से पूरा सिस्टम पारदर्शी, तार्किक और भरोसे पर आधारित बनता है। इससे टैक्स की चोरी भी रुकती है और देश में एक बेहतर टैक्स का माहौल तैयार होता है। और आखिर में आरव की ये बात, जिंदगी में भी क्रेडिट्स मायने रखते हैं। बस ये पक्का कर लें कि आपके क्रेडिट्स असली हों। ये सिर्फ टैक्स के बारे में नहीं, बल्कि एक गहरी सीख भी है। उम्मीद है इस पूरी बातचीत से आईटीसी का कॉन्सेप्ट अब पानी की तरह साफ हो गया होगा।